नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल NMMS सक्सेस पर। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे और अपनी दिवाली की छुट्टियों में स्कूल के दिए हुए गृह कार्यों को करने में लगे होंगे। आपके दिवाली के समय का सदुपयोग करने के लिए हम आपको हमारी चैनल पर NMMS जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनकी क्लासें आपको निरंतर रूप से मिलती रहेगी। शुरू करते हैं हमारी क्लास को आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, माजुली द्वीप स्थित है। जो माजुली द्वीप है वो कहाँ स्थित है? कि जो माजुली द्वीप है वो माजुली आइसलैंड है, वो कहाँ पर स्थित है? कौन सी नदी में है? गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, यमुना नदी में या कावेरी नदी में? तो आपको पता होगा जो माजुली द्वीप है ये भारत का फेमस द्वीप माना जाता है। ये कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी में। तो राइट आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र नदी है जिसमें क्या है? माजुली द्वीप बना हुआ है। तो माजुली द्वीप कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी में। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जिसको अपन CO2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? CO2 बोलते हैं, उसका प्रतिशत कितना है? कितने परसेंट हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है? 0.01%, 0.93%, 0.03%, 0.06%। तो जो कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, CO2 की मात्रा होती है हमारे वायुमंडल में, वो होती है 0.03। तो राइट ऑप्शन आएगा थर्ड। 78% होती है नाइट्रोजन, 21% होती है ऑक्सीजन और 1% में आती है 0.03 होती है। और 0.93 आपसे पूछे तो याद रखना ना, ये होती है ऑर्गन। कौन सी होती है? ऑर्गन। अगर ऑर्गन पूछे वायुमंडल में ऑर्गन गैस कितनी परसेंट पाई जाती है तो 0.93 क्या पाई जाती है? ऑर्गन पाई जाती है। और 0.03 क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट ऑप्शन आएगा 0.03% हमारे वायुमंडल में CO2 पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? हाउ मैनी परसेंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज फ्रेश एंड प्योर? ताज़ा है जिसको अपन पी सकते हैं, फॉर ड्रिंकिंग वाटर। जो जल है हमारे, कि हमने पढ़ा है कि 97% में क्या है? जल है। तो इसमें से कितना परसेंट होगा कि जल 97% जल क्या है? 97% जल हमारा क्या है? खारा है। क्या है? खारा है, ये हमने पढ़ा है। और 3% जल है वो क्या है? स्वच्छ जल है। स्वच्छ जल का मतलब क्या है? ये पीने योग्य है। क्या है? पीने योग्य है हमारे। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा? 3% जो जल है स्वच्छ जल है, और हमारे पीने योग्य जल का मात्रा कितनी है? 3%। कितनी है? 3%। जितना हमारा 100% जल है उसकी बात करें तो 100% में तो 97% हमारा क्या है? खारा है, लवणीय जल है। और 3% क्या है? स्वच्छ जल है, फ्रेश एंड वाटर, प्योर वाटर है, जो कि हमारे पीने योग्य हैं। तो प्रश्न का आंसर आएगा हमारा 3% जो जल है वो पीने योग्य जल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं वो क्या कहलाती है? द लैंड ऑन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन नॉन एज। कि वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कृषि भूमि, चरागाह भूमि, बंजर भूमि या उद्यान भूमि? कृषि, जिन पर अपन कृषि वाली फसलें उगाते हैं वो कहलाती है चारागाह भूमि। पशुओं के लिए जो हम चारा उगाते हैं वो चारागाह भूमि कहलाती है। बंजर जो किसी काम की नहीं होती है, अनुपजाऊ भूमि होती है। और जो भूमि जिस पर हम क्या उगाते हैं? फलदार वृक्ष उगाते हैं। कौन से वृक्ष? फलदार वृक्ष। तो वो क्या कहलाती है? उद्यान भूमि कहलाती है। क्या कहलाती है? उद्यान भूमि। तो राइट ऑप्शन आएगा हमारा फोर, उद्यान भूमि कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? उद्यान भूमि। किसको? वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं वह भूमि कहलाती है उद्यान भूमि। क्या कहलाती है बच्चों? उद्यान भूमि कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अप्पिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से? जो ये अप्पिको आंदोलन था इसका संबंध पूछा है, किस राज्य से संबंधित है? तो अप्पिको आंदोलन कब हुआ था? 1983 में। कब हुआ था? 1983 में हुआ। कौन सा आंदोलन?
अपिको आंदोलन कब हुआ था? 1983 में अपिको आंदोलन हुआ था। तो ये कौन से राज्य में हुआ था? कर्नाटक में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था या केरल में हुआ था? तो जो अपिको आंदोलन है इसका संबंध कौन से राज्य से है? इसका संबंध है कर्नाटक राज्य से। कौन से राज्य से? कर्नाटक। तो राइट आंसर आएगा अपिको आंदोलन का संबंध कर्नाटक राज्य से है। ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, रसदार फलों वाले वन पाए जाते हैं। कि जो रसदार फल होते हैं वो कौन से वन में पाए जाते हैं? जूसी फ्रूट होते हैं वो फॉरेस्ट आर फाउंड इन, कि कहां पर पाए जाते हैं? ऐसे फल जिनसे रस निकलता है, रसदार फलों वाले वन कहां पाए जाते हैं? शीतोष्ण सदाबहार वन में, कोणधारी वन में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या भूमध्य सागरीय वन? तो जो रसदार फलों वाले वन होते हैं, रसदार फलों वाले वन होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। भूमध्य सागरीय वन में कौन से वन पाए जाते हैं? रसदार फलों वाले वन कहां पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय वन में पाए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो पूछा गया है कि जेंडर रेशो कितना है हमारा राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार? वो कितना है? 930 प्रति हजार, 928 प्रति हजार, 932 प्रति हजार, 926 प्रति हजार। तो लिंगानुपात किसको कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। तो 930 है क्या, 928 है, 932 है या 926? तो राजस्थान का लिंगानुपात की बात करें तो वो कितना है? 928 प्रति हजार पुरुष। कितना है? तो राइट ऑप्शन आएगा सेकंड, 928 प्रति हजार हमारे राजस्थान का लिंगा अनुपात है। क्या हमारे राजस्थान का लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार 928 प्रति हजार। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता प्रतिशत है कि राजस्थान की लिटरेसी रेट कितनी है? क्या पूछा है? लिटरेसी परसेंटेज या लिटरेसी रेट कितनी है ये पूछा है। किसकी? राजस्थान की। कौन सी? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो कितनी है? 79.2, 60.6.1, 52.1, 54.9, 79.2, 66.1, 52.1 और 54.9। तो राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 66.1। कितनी है? राइट ऑप्शन आएगा सेकंड। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 66.1। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 66.1। साक्षरता दर वो कितनी है? 66.1%। अब एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि पुरुष साक्षरता कितनी है? पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर है 79.1%। और बात करें महिला साक्षरता दर की तो महिला साक्षरता दर है 52.12% या 52.1 हो सकती है। और इसको थोड़ी ज़्यादा है तो उसको 79.2 मान सकते हैं। तो ये तो क्या है? पुरुष साक्षरता। ये क्या है? पुरुष साक्षरता है। और ये क्या है? महिला साक्षरता। ये क्या है? महिला साक्षरता दर। तो महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.12 और पुरुष साक्षरता दर है 79.2। और राजस्थान की ओवरऑल पुरुष और महिला की मिला के देखें तो क्या है? 66.1%। वो क्या है? हमारी साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो राइट ऑप्शन आएगा सेकंड, 66.1। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। तो याद रखना एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा क्लियर हो रहा है। जो राज्य में मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जो बहुमत दल का नेता होता है वो मुख्यमंत्री बनता है। तो मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है? नियुक्त। क्या किया जाता है? मुख्यमंत्री की क्या की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्य न्यायाधीश। कि कौन अपॉइंट करता है किसको? मुख्यमंत्री को। तो मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। राइट ऑप्शन आएगा सेकंड, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो राष्ट्रपति द्वारा कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। देखो मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त कर रहा है? राज्यपाल। राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं उनको नियुक्त करता है राज्यपाल। तो देश में कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अंत्योदय योजना का संबंध है कि अंत्योदय योजना है, इसका संबंध किससे है? तो अंत्योदय योजना का संबंध ई गवर्नेंस से है, कंप्यूटर शिक्षा से है, खाद्य सुरक्षा से है या ग्रामीण रोजगार से है। तो इसमें क्या दिया जाता है आपको? गेहूं दिया जाता है 5 रुपए में और 2 रुपए में। तो ये क्या है, किससे संबंधित है? खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजना का क्या नाम है? अंत्योदय योजना। किससे संबंधित है? खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से आवश्यक नहीं है पूछा है कि क्या चीज होना आवश्यक नहीं है? कि आप कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो या कोई बस चला रहे हो, ट्रक चला रहे हो, तो जो भी आप वाहन चला रहे हो उसके लिए हमें पास क्या क्या होना चाहिए? वैध ड्राइविंग लाइसेंस। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी आप गाड़ी चलाए तो आपके पास एक वैध कानूनी क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए। डीएल होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है। मोबाइल का प्रयोग नहीं करना, हाँ कभी भी ड्राइविंग करते समय हमें मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, ये भी सही है। नशा करके वाहन न चलाना, हमें कभी भी नशा करके वाहन नहीं चलाना चाहिए, ये भी सही है। उच्च शिक्षित होना, तो वाहन चलाने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना, ऊंची शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। एक अनपढ़ भी गाड़ी चला सकता है। तो पूछा है आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर आएगा। उच्च शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। उच्च शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आएगा, गाड़ी चलाने के लिए, वाहन चलाने के लिए उच्च शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है अंगोर वाट का विष्णु मंदिर। अंगोर घाट में एक मंदिर है जो किससे संबंधित है? विष्णु से। विष्णु मंदिर है वो कहाँ पर है? कंबुज, श्याम, चंपा या ब्रह्मा में। अंगोर का अंगोरकोर वाट का अंगकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है वो कहाँ पर है? कि विष्णु टेम्पल है कहाँ पर है? अंगकोर वाट का। तो वो कहाँ है? कंबुज। तो वो कहाँ है? कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में। तो इसका राइट आंसर आएगा ए कंबुज। क्या आएगा? कंबुज। कंबुज जगह में है और कहाँ है? कंबोडिया में है। वो कहाँ पर है? कंबोडिया में। तो अंगकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है वो कंबुज में है। कंबुज कंबोडिया में। कहाँ पर है बच्चों? कंबुज कंबोडिया में। किसका मंदिर है? अंगकोर वाट विष्णु का मंदिर। निम्नलिखित में से हर्ष के समय प्रचलित कर, कर का मतलब टैक्स, कौन सा टैक्स हर्षवर्धन के काल में नहीं चलता था? ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से हर्ष जो राजा था उसके समय प्रचलित कर, कर का मतलब यहाँ पर टैक्स नहीं था पूछा है। तो भाग, हिरण्य, रतन या बलि। तो देखो उसके समय भाग भी चलता था, हिरण्य भी चलता था और बलि भी चलता था। तो कौन सा नहीं चलता था? भाग भी चलता था, हिरण्य भी करता, बलि भी करता, रतन कर का नाम नहीं था। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर कि निम्न में से हर्ष के समय प्रचलित कर का कौन सा नाम नहीं है? तो नहीं है भाग भी करता, हिरण्य भी करता और बलि। भाग, हिरण्य और बलि ये हर्ष के काल में क्या थे? ये प्रचलित करते, लेकिन कौन सा नहीं था? रतन नहीं था। तो राइट ऑप्शन आएगा, नहीं पूछा है कि रतन उस समय चलने वाला कर नहीं था। वहां पर भाग लगता था, हिरण्य लगता था और बलि कर लगता था। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा रतन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमीर महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कि किसने हमीर महाकाव्य की रचना की है? जो हमीर महाकाव्य है उसका राइटर कौन है? हमसे ये पूछा है। जोधराज, कानड़देव, नयन चंद्र सूरी और हमीर देव। तो जोधराज ने तो क्या लिखी थी? हमीर रासो। क्या लिखी थी? हमीर रासो। हमीर रासो की रचना किसने की थी? हमीर रासो की रचना किसने की? जोधराज ने। हमीर रासो की रचना किसने की? जोधराज ने। लेकिन पूछा क्या है? हमीर महाकाव्य। तो हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? नयन चंद्र सूरी ने। तो राइट ऑप्शन आएगा 3, नयन चंद्र सूरी ने। जोधराज ने किसकी की थी? हमीर रासो की। लेकिन पूछा क्या है हमसे? हमीर महाकाव्य के रचनाकार कौन थे? तो हमीर महाकाव्य की जो राइटर थे, जिसने रचना की थी, वो कौन था? नयन चंद्र सूरी। कौन था बच्चों? नयन चंद्र सूरी। अगला हमारा ऑप्शन है, लोहागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने किया था? कि जो कौन सा एम्पायर था जिसने फोर्ट ऑफ लोहागढ़ बनवाया था? तो लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है? सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास ही आता है कि लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर जिले में। कहाँ पर है? भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में है। तो लोहागढ़ का जो दुर्ग है, लोहागढ़ का जो किला है, वो कहाँ पर है? भरतपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया? प्रश्न पूछ रहा है कि भरतपुर में स्थित लोहागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? बदन सिंह ने, सूरजमल ने, जय सिंह ने या ईश्वरी सिंह ने? तो लोहागढ़ जो किला है
वो उसका निर्माण किसने किया था? सूरजमल ने। तो राइट ऑप्शन आएगा सेकंड, सूरजमल के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और भरतपुर पर किस वंश का शासन रहा है? भरतपुर पर जाट वंश का शासन रहा है। जाट वंश का शासन किसका रहा है? भरतपुर पर जाट वंश का शासन रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नतमल हवेली किस है? नतमल की हवेली या नतमल हवेली कहां पर है? जालोर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर। नतमल की हवेली ले लो या पटुओं की हवेली ले लो। पटुओं की हवेली, ये दोनों प्रसिद्ध हवेलियां हैं। नतमल की हवेली, पटुओं की हवेली, तो कहां पर है? यह जैसलमेर में। कौन कौन सी? नतमल की हवेली और पटुओं की हवेली दोनों प्रसिद्ध हवेलियां हैं। तो कौन से जिले में है? जैसलमेर में। राइट ऑप्शन आएगा 3 जैसलमेर। क्या आएगा? जैसलमेर। तो पूछा है नतमल की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में है। या पूछे पटुओं की हवेली कहां है? तो भी कहां है? जैसलमेर में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है? जो ननकाना साहिब है ये क्या है? ये एक गुरुद्वारा है। क्या है? गुरुद्वारा है। यहाँ पर क्या है? गुरुद्वारे का नाम है। तो ये इसका जन्म किस संत का जन्म हुआ था? यहाँ पर दादू दयाल का, रामानंद का, नानक का या कबीर का? पूछा है जो ननकाना साहब है किस संत का जन्म स्थान है? ननकाना साहिब है वो किस संत, जो हमारे महात्मा हुए उस किस संत का जन्म स्थान है? तो किसका जन्म स्थान है वो? नानक का। किसका? नानक का। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नानक का जन्म स्थान कौन सा है? ननकाना साहिब। ननकाना साहिब क्या है? एक गुरुद्वारा है और वहां पर किसका जन्म हुआ है? नानक का जन्म हुआ है ननकाना साहिब जगह पर। निम्नलिखित में से अवनद वाद्य है। निम्नलिखित में क्या पूछा है? अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र होते हैं जिनको अपन क्या होते हैं? चमड़े की डाल पर हाथ से देकर बजाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अवनद वाद्य यंत्र होते हैं। इसमें खड़ताल, रावणत्ता, अलगोजा, इकतारा। तो जो खड़ताल है, देखो अलगोजा तो है सुशिर, जिनको अपन क्या बजाते हैं? फूंक देकर। सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं जिनको अपन फूंक देकर बजाते हैं, तो अलगोजा को अपन फूंक देकर बजाते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र है। रावणत्तार, इकतारा ये कौन से? रावणत्तारा तत् है और ये भी कौन सा है? तत्। इनमें तार होते हैं, उनको तत्वाद्य यंत्र बोलते हैं। जिनमें क्या होते हैं? तार से बजाए जाते हैं, उनको तत्वाद्य यंत्र बोलते हैं। और खड़ताल घन वाद्य यंत्र है। तो देखो अवनद कौन सा हुआ है? अवनद इनमें से कोई सा ही नहीं है। अवनद इनमें से कोई सा ही नहीं है। तो ये गलत, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन, आंसर भी गलत है, ये डिलीट करने वाला क्वेश्चन है। तो रावणहत्ता और इकतारा तो तत्वाद्य यंत्र होते हैं, अलगोजा सुशिर होता है, खड़ताल घन होता है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है वो कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, अर्थात ऑप्शन गलत लिखे गए हैं। तो अवनद कौन से थे? ताशा, ढोलक, ये क्या कहलाते हैं? अवनद कहलाते हैं। अवनद में कौन कौन से आ सकते हैं? ताशा, ढोलक, चंग, ये किसके उदाहरण है? ताशा, ढोलक, चंग ये अवनद वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन में से कोई सा भी आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि ये घन का है, रावणत्ता इकतारा तत्व है, अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है, और जो अवनद में आते हैं ताशा, ढोलक या चंग, इनमें से कोई ऑप्शन होता तो राइट ऑप्शन आता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? जो 82.5 डिग्री जो हमारी क्या है? मानक रेखा है, समय रेखा है, वो कौन सी जगह से होकर गुजरती है? ये हमसे पूछा गया है कि भारतीय मानक रेखा किस नगर के पास से होकर गुजरती है? जो कि मानक रेखा क्या है? उस मानक रेखा क्या है? 82.5 डिग्री है। वो कहां से गुजरती है? कलकत्ता, इलाहाबाद, मुंबई या दिल्ली। तो कहां से गुजरती हो? तो राइट ऑप्शन आएगा इलाहाबाद। क्या आएगा? इलाहाबाद। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, इलाहाबाद आंसर आएगा कि इलाहाबाद जो जगह है वहां से हमारा जो भारतीय मानक समय रेखा है, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ मेरिडियन है, वो कहां से गुजरता है? इलाहाबाद से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान क्षेत्र में पाए जाने वाली घास है। जो थार का रेगिस्तान है, वो थार का रेगिस्तान कहाँ है? वो है राजस्थान में। कहाँ पर है थार का रेगिस्तान? राजस्थान में। कहाँ पर है थार का रेगिस्तान? राजस्थान में है। तो इस थार के रेगिस्तान का जो क्षेत्र है पूरा, उसमें कौन सी घास पाई जाती है? बहुत सी प्रसिद्ध घास होती है ये, केर, थोर, आरना या सेवण। तो थार के रेगिस्तान में जो घास पाई जाती है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है सेवण। थार के रेगिस्तान में जो खाद पाई जाती है ये सेवण खाद है। ये कई बार आप जॉब का एग्जाम देते हो ना, नौकरी वाला, उसमें भी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जाती है कि थार रेगिस्तान में कौन सी घास पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन आएगा सेवण। थार रेगिस्तान में
पाई जाने वाली घास का नाम क्या है? सेवण। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में जल विभाजक रेखा है कि जल विभाजक रेखा कौन सी है? कि ऐसी रेखा जो जल को क्या करती है? दो भागों में, पूर्वी और पश्चिम में बांटने का कार्य करती है। तो राजस्थान में कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला है, कौन सी श्रृंखला है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। कहाँ पर है ये अरावली पर्वत श्रृंखला? राजस्थान में। कहाँ पर है ये? राजस्थान में। कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और ये क्या करती है? अरावली जो श्रेणी है ये राजस्थान को जल विभाजक को, जल को दो भागों में काटने का कार्य करती है, जिससे एक भाग में वर्षा ज्यादा होती है, एक भाग में वर्षा कम होती है। तो राजस्थान में जल विभाजक रेखा कौन सी है? अरावली, थार, हाड़ौती, हिमालय। तो कौन सी है? अरावली। कौन सी है? अरावली। राइट ऑप्शन आ जाएगा कि राजस्थान में जल विभाजक रेखा का कार्य कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है? राजस्थान में जल विभाजक रेखा का जो कार्य करती है वो अरावली पर्वत श्रृंखला करती है। राइट ऑप्शन आएगा ए, अरावली जल विभाजक रेखा है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जायद की फसल है कि इनमें से कौन सी जायद? जायद का मतलब है जो हमारे क्या होती है? खाने पीने की, जिसको अपन बोलते हैं ककड़ी, खीरा, है ना, तरबूज, ये क्या होती है? जायद की फसल होती है। खरबूजा, ये क्या होती है? जायद की फसल होती है। तो इनमें से पूछा है कौन सी है? ज्वार, बरसीम, गेहूं, चावल। तो गेहूं किसकी है? गेहूं है रबी की फसल। किसकी फसल है? गेहूं रबी फसल। और चावल किसकी है? खरीफ। ये याद रखना, कई बार पूछा जाता है ऑप्शन में चावल और गेहूं दिया होता है, तो गेहूं आ जाए तो रबी की फसल है, चावल किसकी है? खरीफ की। तो इसमें से कौन सी है जायद की फसल? बरसीम। कौन सी है? बरसीम। क्या है? कौन सी फसल है? बरसीम एक जायद की फसल है। कब की? जो कि मई जून में हमारे काम आती है, जिनको हम मई जून में खाने का काम लेते हैं। ऐसी फसल जिनको मार्च अप्रैल में बोया जाता है और मई जून में काट कर खाया जाता है, वो कौन सी कहलाती है? जायद की फसल कहलाती है। तो राइट ऑप्शन आएगा बरसीम। तो जायद की फसल कौन सी है? बरसीम है। तो गेहूं रबी की फसल है और चावल खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धात्विक खनिज कौन सा है? ऐसे खनिज जिसमें क्या पाए जाते हैं? धातु पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धात्विक खनिज कहलाते हैं बच्चों। कौन से खनिज? ऐसे खनिज जिनमें क्या पाई जाती है? धातु पाई जाती है। तो कौन सा? अब्रक, जिप्सम, तांबा, ग्रेनाइट। तो अब्रक, जिप्सम क्या है? अधात्विक। क्या है? अधात्विक है। ग्रेनाइट भी क्या है? अधात्विक है। तो धात्विक कौन सा होता है? तांबा। तो राइट ऑप्शन आएगा तांबा। एक्स 3 ऑप्शन इज राइट। तांबा क्या होता है? धात्विक खनिज का उदाहरण है। अब्रक, जिप्सम और ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण क्या है? अब्रक, जिप्सम और ग्रेनाइट। धात्विक खनिज कौन सा है? तांबा। क्या होता है? धात्विक खनिज होता है। पूछा है निम्न में से धात्विक खनिज क्या है? तो तांबा क्या है? धात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं कि जो मानव विकास सूचकांक होता है इसके आंकड़े कौन जारी करता है? WHO, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, सुरक्षा परिषद। तो मानव विकास सूचकांक के जो आंकड़े जारी करता है उसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं UNDP। इसके द्वारा क्या किए जाते हैं? मानव विकास सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन आएगा सेकंड, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, शॉर्ट में बोलो तो UNDP के द्वारा क्या किए जाते हैं? मानव विकास सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस संबंधित, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। भारतीय संविधान सभा के 2 अध्यक्ष बनाए गए थे, एक बनाए गए थे अस्थायी अध्यक्ष, लेकिन अगली बैठक में क्या बनाया जाता है? अगली बैठक में स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष बनाया जाता है। वो कौन थे? तो परमानेंट स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो राइट आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या आएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सच्चिदानंद सिंह क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। पूछा है स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं करवाया जा सकता। इसका संबंध है किस मौलिक अधिकार में? ये बताया गया है कि 14 साल से जो भी बच्चा कम है, जिसकी उम्र 14 साल से कम है, उसको
खतरनाक काम में, खतरनाक खादानों के काम में नहीं लगाया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, समानता के अधिकार से। तो इसमें राइट ऑप्शन आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि आप उस बच्चे का क्या कर रहे हो? शोषण कर रहे हो, मतलब इसका। और ये है अनुच्छेद 23 से 24 में, अनुच्छेद 23 से 24 में ये बताया गया है कि क्या बताया गया है? शोषण से विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। इसमें बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप खतरनाक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। ये किस में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में। समानता का अधिकार की बात करें तो ये है अनुच्छेद 14 से 18। कहाँ है? 14 से 18 समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार बात करें तो ये है अनुच्छेद 19 से 22। कहाँ से? 19 से 22। और उपचारों, संवैधानिक उपचारों की बात करें तो ये किस में है? अनुच्छेद 32 में। इस अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कि अगर आप राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहते हो भविष्य में तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25, 30, 35 या 40? कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए या 35 होनी चाहिए या 40? तो राष्ट्रपति पद के लिए कितनी होनी चाहिए? 35। राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 35। तो राइट ऑप्शन आएगा कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। कितनी है? 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1761, 1784, 1757 या 1765? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। कब हुआ था? 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, कि 1857 की क्रांति चल रही थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का वाइसराय या गवर्नर जनरल कौन था? कब? 1857 में। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड मेयो। तो 1857 की जब क्रांति चल रही थी, 1857 की जब क्रांति चल रही थी, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था 1857 में, तब भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो राइट ऑप्शन आएगा, ए इज राइट आंसर। लॉर्ड कैनिंग क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल। कब? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1856 ईस्वी में क्या बनाया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 में। प्रश्न में एक प्रश्न छुपा हुआ है कि 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित किया? किसके प्रयासों से क्या किया गया? पारित किया गया। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 में। कब पारित हुआ? 1856 में। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, दयानंद सरस्वती के प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से या स्वामी विवेकानंद के प्रयासों से? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया। इसमें किसका प्रयास रहा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। किसका? ऑप्शन 3 इज राइट। किसका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को 1856 में पारित करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किया था, कि संपत्ति का निकास, इस शब्द से का, कि संपत्ति का निकास यानी बाहर निकाल देना, निकास का मतलब होता है बाहर निकालना, कि संपत्ति का निकास सबसे पहले विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने, दादा भाई नौरोजी ने, सरदार पटेल ने या जवाहरलाल नेहरू ने? राइट ऑप्शन आएगा सेकंड, दादा भाई नौरोजी। क्या आएगा? दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? संपत्ति के निकास का सबसे पहले क्या किया था? विरोध किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले संपत्ति के निकास का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रह्मा को भारत से पृथक किया गया? पृथक का मतलब अलग किया गया। किसको? ब्रह्मा को। ब्रह्मा जिसको म्यांमार बोलते हैं, और भारत कब किया गया? कौन सा अधिनियम था? 1909 का, 1919 का, 1935 का या 1947 का? तो ब्रह्मा को भारत को कब किया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। तो राइट ऑप्शन आएगा 3, 1935। कौन सा शासन अधिनियम था? भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रह्मा को भारत से पृथक किया गया। कौन सा अधिनियम था? 1935 का
भारत शासन अधिनियम, इसके तहत 1935 में ब्रह्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1935 में। भारत की थल सीमा की लंबाई पूछिए कि जो भारत की थल सीमा है इसकी लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 18,000 किलोमीटर या 9,050 किलोमीटर। तो भारत की जो स्थल सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। राइट आंसर आ जाएगा सेकंड इज राइट आंसर। 15,200 किलोमीटर भारत की थल सेना की लंबाई है। किसकी लंबाई है? 15,200 किलोमीटर भारत की थल सेना की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? कि रामकृष्ण जो मिशन था इसकी स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय द्वारा या एनी बेसेंट ने? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद जी ने। किसने? विवेकानंद जी। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा ए इज राइट आंसर, विवेकानंद जी ने। विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने का वाला राज्य था? कि डाकन प्रथा कौन सी प्रथा? डाकन प्रथा। इसमें क्या होता है? किसी व्यक्ति या महिला को डाकन बोल के मार दिया जाता था। तो उस प्रथा पर रोक लगाने का कार्य सबसे पहले किसने किया था? कौन सा राज्य था? तो मेवाड़ का एक राज्य था उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। तो राइट आंसर आएगा उदयपुर। क्या आएगा? उदयपुर। और उसमें कौन था? महाराणा स्वरूप सिंह। कौन था? महाराणा किसने लगाई थी? महाराणा स्वरूप सिंह ने। रोक लगाने वाला कौन था राजा? महाराणा स्वरूप सिंह। तो डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक 1853 में किसने लगाई? उदयपुर ने लगाई। और उस समय राजा कौन था? स्वरूप सिंह। कौन था? राजा स्वरूप सिंह। पूछा है डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाले राज्य था उदयपुर था। और राजा कौन था? महाराणा स्वरूप सिंह। राजा कौन था? महाराणा स्वरूप सिंह। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने महत्वपूर्ण एसएसटी सामाजिक अध्ययन के सामाजिक से संबंधित जो हमारी सामाजिक की किताब है उससे संबंधित हमने क्या किए, जो 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं हमने उनकी चर्चा इस क्लास में की है। आप हमारे NMMS सक्सेस चैनल जो यूट्यूब पर बना हुआ है इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको जैसे हमारी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।